तो भाई दिन में 5 बार आप नमाज पढ़ते हो और आप कहते हो अल्लाह ही एकमात्र पूज्य है और अल्लाह से महान कोई नहीं है, तो हम तो दंगा करने नहीं जाते कहीं पे। अगर हम जय श्री राम बोलने से आपके पेट में दर्द होता है तो आपको शर्म आनी चाहिए, क्यों होता है दर्द? ये तो हमारा निजी विषय है ना। हम आपके पूज्य को गाली तो नहीं दे रहे, हम आपके जो पैगंबर साहब हुए हैं उनके बारे में तो कुछ गलत बात नहीं बोल रहे, हम आपके धर्म के बारे में तो कुछ गलत बात नहीं बोल रहे, तो फिर आपके पेट में इस बात पे मरोड़ क्यों होती है? ये समझने वाली बात है कि हम शांति से जा रहे थे, बार बार बोलते हैं बिट्टू बजरंगी बिट्टू बजरंगी। अरे भाई आधे घंटे में बिट्टू बजरंगी ने बोली आपत्तिजनक बात। मैं मानता हूं कि इस प्रकार की आपत्तिजनक बातें नहीं बोलनी चाहिए, पर आधे घंटे में बिट्टू बजरंगी उस लाइव के बाद वहां पहुंच जाते हैं, तो आधे घंटे में पेट्रोल बम आ जाते हैं, सिलेंडर आ जाते हैं, बंदूकें आ जाती हैं, गोलियां आ जाती हैं, आप मोर्चा ले लेते हो आधे घंटे के अंदर अंदर पहाड़ों पे। ये कैसे संभव है? तो आपको क्या नहीं लगता, आप लोग साइड पे जाके आए हैं जहां हमला हुआ है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि एक सुनियोजित हमला था और बहुत लंबे समय से इसकी प्लानिंग थी, डेट डिक्लेयर्ड थी। हर सावन के तीसरे सोमवार को ये कलश यात्रा होती है, तो सबको पता था कि 31 तारीख को तीसरा सोमवार आने वाला है। इस पूरे षड्यंत्र के पीछे जो मुख्य आदमी है वो मम्मन खान एमएलए है, जिसको वहां मेवों में बड़े प्यार से मम्मन लादेन कहा जाता है। उसने इस हिंसा को भड़काने के लिए और कानून हाथ में लेने के लिए पूरे लोगों को भड़काया है। दूसरा आदमी जो घाटमी का गांव में लगभग हर आदमी पे गौ तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं। नासिर और जुनैद की हत्या को हम लोकतांत्रिक देश हैं, कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता, लेकिन नासिर और जुनैद की हत्या पे मुकदमा दर्ज हो गया, कई लोग जेल में चले गए। मोनू मानेसर के बारे में अभी भी जांच की जा रही है। मोनू मानेसर, श्रीकांत पंडित जैसे लोग पहले दिन से खुल के प्रशासन को कह रहे हैं कि भाई हम मौके पे मौजूद नहीं थे, हमें नहीं पता ये क्या हुआ, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, हमारी मोबाइल लोकेशन ले ली जाए, हमारे वहाँ के सीसीटीवी फुटेज ले ली जाए। पर राजस्थान पुलिस तो एक तरफा कार्रवाई कर रही थी। श्रीकांत पंडित के घर में घुस करके राजस्थान पुलिस ने रेड करी आधी रात को, और दरवाजे को धक्का मारने से श्रीकांत पंडित की पत्नी जमीन पे गिर गई, 9 माह का गर्भपात हो गया। इतने इनह्यूमन काम राजस्थान पुलिस इनके दबाव में कर रही है। हमारे यहाँ पर मेवात में, राजस्थान के मेवात में योगेश जाटव, एक भटपुरा गांव का जवान बच्चा था, छोटे से मोटरसाइकिल एक्सीडेंट पे उसकी मॉब लिंचिंग करके मेवों ने हत्या कर दी। अहमद का बास एक गांव है गंडूरा के गांव के पास में, वहां पे किशनलाल जाटव की दलित की हत्या कर दी। गहलोत साहब के समाज से आते हैं चिरंजीव लाल सैनी, माली जाति के हैं, उनकी मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी। सरकार कहीं नहीं पहुंची। घाट मीका के गौ तस्करों की जली हुई लाश हरियाणा में मिलती है। ये हत्या करने का तरीका डेमोक्रेसी में उचित नहीं है, लेकिन आप 302 का मुकदमा दर्ज करो, जांच करो, सारे अपराधियों को जेल भेजो, भले ही वो कोई भी हो, चाहे मोनू मानेसर हो या कोई और हो, उनका पक्ष भी तो सुन लो यार। लेकिन और वहां पे जाके मुख्यमंत्री जी उनको नौकरियां दे के आ रहे हैं, वहां पे जाके मुख्यमंत्री जी उनको लाखों रुपए का मुआवजा दे के आ रहे हैं। हरियाणा के मेवों से भी मैं पूछना चाहूंगा कि ये संगठित अपराध को सपोर्ट करने की मानसिकता आपकी बिफोर पार्टीशन से चली आ रही है। राजस्थान के मेवात के लोगों से भी पूछना चाहूंगा, मेवों से, ये जब तक आप समाप्त नहीं करोगे, भाईचारा कैसे संभव है भाई? कि आपको वही काम क्यों करने हैं जिससे हमको कष्ट होता है? आपको गाय क्यों काटनी है? आपको गाय की तस्करी क्यों करनी है? आपको सिंथेटिक दूध बना करके, आपके यहाँ पे जो संगठित अपराध करने वाले मेव हैं, गौ तस्करी करके सिंथेटिक दूध बना करके, आपको क्यों आम जनता के जनजीवन के जीवन को खराब करना है? क्योंकि सिंथेटिक दूध से बने हुए प्रोडक्ट आपके लीवर और किडनी पे बुरी तरह से हिट करते हैं। आपको क्यों साइबर क्राइम करने वाले लोगों को सपोर्ट करना है? तो इस संगठित अपराधों का जो समर्थन है, आपको क्यों गांवों में सरकारी गोचरे पे कब्जा करना है? क्यों सवाईचक जमीनें सरकारी जमीनों पे कब्जा करना है? क्यों आपको कब्जे कर करके अवैध निर्माण करने हैं? तो ये सारे प्रश्न हैं कि क्यों लैंड जिहाद करना है, क्यों लव जिहाद करना है? ये सब संगठित रूप से चलता है, ये बहुत बड़ा प्रमाण है। और फिर नूह में बार बार लोग कह रहे हैं नूह हिंसा, मैं इसके त्यागी जी बिल्कुल विरोध में हूं। नूह हिंसा नहीं है, नूह एक सोचा समझा षड्यंत्र पूर्वक हिंदू समाज के विरुद्ध, हमारी बहन बेटी बच्चे बच्चियों के विरुद्ध किया हुआ हमला है। किसी हमले को आप दंगा बोल करके उसकी ग्रेविटी को, उसके ताप को कम नहीं कर सकता है मीडिया। हो क्या रहा है? हमारे यहाँ मॉब लिंचिंग का कानून बना दिया अशोक गहलोत ने।
हमारे यहाँ गौरक्षक बेचारा गाय की गाड़ी जाते हुए देख के भी रुक जाता है, क्योंकि उसको पता है मुझे मॉम लिंचिंग में नॉन बेलेबल केस में बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ से जब गौरक्षकों की सीमाएं हो गई यहाँ, तो वो हरियाणा के गौरक्षकों ने और पुलिस ने मोर्चा संभाला। आज वहाँ गौ तस्करी बहुत बुरी स्थिति है गौ तस्करों की, वो आसानी से गौ तस्करी नहीं कर सकते, गौ हत्या नहीं कर सकते। साइबर क्रिमिनलों के विरुद्ध अब से 2 महीने पहले पलवल और फरीदाबाद और नूहू की पुलिस ने मिलकर 5,000 पुलिस कर्मियों ने एक रेड की और 600 साइबर क्रिमिनल एक रात में उठा लिए पुलिस ने। करोड़ों रुपए रोज, एक बड़े अधिकारी का कहना है लगभग 10 करोड़ रुपए रोज मेवात में लैंड होता है हरियाणा और राजस्थान के साइबर क्राइम का, सेक्सटॉर्शन का, ऐसी गलत गतिविधियों का, आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेने का, आपका पेटीएम खाली कर लेने का, आपका वीडियो कॉल करिए, आपने वीडियो कॉल उठा ली, इतने में वो 2 मिनट आधा मिनट में वो वीडियो कॉल काट दी और उसके पीछे कोई पॉर्न वीडियो लगा के सेक्सटॉर्शन का वीडियो बना के ब्लैकमेल करने का धंधा यहाँ पे चल रहा है। ऐसे अपराधियों को सरकार ने पकड़ा, जेलों में भेजा। यहाँ नकली दूध का धंधा बंद हुआ है, यहाँ कोरेक्स की तस्करी का धंधा बंद हुआ है, यहाँ पे अवैध हथियारों पे बहुत मुकदमे इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुए। तो अपराधियों का महिमा मंडन करने वाले लोग, संगठित अपराध को चलाने वाले लोगों में अपराधियों की बड़ी बेइज्जती हो रही थी। उनके बाल पकड़ पकड़ के पुलिस ले जा रही थी। नई उम्र के बच्चों उनको हीरो की जगह ये देखने लग गए थे कि यार इनकी औकात क्या है, इनको तो पुलिस ऐसे गुद्दी से पकड़ के मारते हुए ले जा रही है गाँव के बीच में से। तो ये संगठित अपराध जो आगे बढ़ के सीधे सीधे तबलीगी जमात की गोद में और ऐसे रेडिकल मुल्लाओं की गोद में बैठते हैं और वहाँ पे अपनी कमाई के हिस्से में से ज़कात देते हैं, उन लोगों ने अपने आपराधिक तंत्र को जीवित रखने के लिए, अपना वर्चस्व बताने के लिए इस यात्रा पे हमला किया है। ये समझने की बात है। मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी एक बहाना है। मोनू मानेसर का वीडियो आप सुने, उसने एक भी अपशब्द किसी जाति धर्म समाज को बोला है क्या? उसने कहा है कि मैं भी आऊंगा और आप सबसे आग्रह है अब ज्यादा से ज्यादा लोग आना। बिट्टू बजरंगी का वीडियो है तो वो घटना से आधा घंटा पहले का है। आधे घंटे में पेट्रोल बम कैसे आ जाएंगे, आधे घंटे में पत्थर कैसे आ जाएंगे, लठ कैसे आ जाएंगे, सरिये कैसे आ जाएंगे, बंदूकें कैसे आ जाएंगी, फायर राउंड कैसे आ जाएंगे और 3 तरफ पहाड़ों पे मोर्चा आधे घंटे में कैसे जमा लिया जाएगा। आप समझें बहुत बड़ी तैयारी थी और संगठित अपराध और तबलीगी जमात और देवबंद जैसे लोगों को लग रहा था कि मूनिस्तान मेविस्तान जो कभी हम मांग रहे थे उस एरिया पे हमारा दबदबा और कब्जा होना चाहिए। ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा, लेकिन सरकार आने के बाद में अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई हुई है। जो हिंदुओं की ज़मीनें इन्होंने गांव-गांव खाली करा दी, हिंदुओं से दबा रखी हैं, हिंदू वो ज़मीनें क्लेम करने वापस जाने लग गए। इसका एक बड़ा धार्मिक मैसेज भी था कि जिन हिंदुओं के हमने जूते मार के, बहन बेटी छेड़ के, उनके भाई बंधुओं के मर्डर करके उनको गाँवों से भगा दिया है, आज उनकी इतनी औकात कैसे हो रही है कि वो गाँव में वापस आके अपनी ज़मीनें क्लेम कर रहे हैं। ये मुख्य कारण है। ये मैसेज देना था कि वापस आओगे तो तुम्हारा ये हाल करेंगे, या धार्मिक गतिविधि करोगे तो तुम्हारा ये हाल करेंगे। इस मैसेज के लिए पूरी घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद अब जब एकता की बात आती है कि हिंदुओं को एक होना चाहिए, देखिए मेवात में क्या हो रहा है, तो शुरू ये हो गया है कि जाट आप आगे मत आओ क्योंकि आप हिंदू नहीं हो। कोई कह रहा है राजपूत आप पीछे हो जाओ, आप हिंदू नहीं हो। तो मतलब जहाँ एक तरफ हिंदू संगठन कह रहा है कि सब जाति धर्म एक हो जाइए, सबको मिलकर रहना है, ऐसी हिंसाएं होती रहेंगी वरना, तो उसमें जातिवाद क्यों हो रहा है? अब देखिए क्या है कि मुझे लगता है वामपंथी और कांग्रेसी अपना एजेंडा चलाते हैं और इस तरीके के बयान देने वाले लोगों का अगर बैकग्राउंड चेक होगा तो निश्चित रूप से उनकी विचारधारा वामपंथी या कांग्रेसी होगी। मैं जहाँ तक मेवात के हमारे जाट भाइयों की या क्षत्रिय राजपूतों की या गुजर भाइयों की बात करूँ तो यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ पर इस क्षेत्र में गौरक्षा का काम जितना भी किया है वो हमारे जाटों ने किया है, गुजरों ने किया है, हमारे अहीर भाइयों ने किया है। इसी प्रकार से सरदार पटेल नेहरू को एक चिट्ठी लिखते हैं कि अगर आपने इनको यहाँ बसाने का वापस प्रयास किया, और पाकिस्तान से वापस बुला रहे थे नेहरू जी ने, कई बुलाए मैं वापस पाकिस्तान से, और इनको यहाँ बसाने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ आग लग जाएगी। हमारे जाट, हमारे राजपूत और हमारे यादवों के साथ इनकी भारी कन्फ्रंटेशंस रहे हैं, पुरातन में इनके बहुत ज़्यादा झगड़े रहे हैं और इन जातियों को भी उन्होंने बहुत हैरेसमेंट किया है, परेशान किया है, तो यहाँ आग लग जाएगी। तो जाटों को हैरेस किया मेवों ने और मूनिस्तान के नाम पे, ये तो सरदार पटेल लिख रहे हैं। राजपूतों को हैरेस किया तो सरदार पटेल लिख रहे हैं कि जाट और राजपूत विद्रोह कर देंगे मेवों के खिलाफ। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। कोई भी जाति, कोई भी समाज 50, 60, 70 साल में अपने इतिहास को नहीं भूलता मेरे भाई, उनको सब पता है। तो
तो ये दो तरीके के लोग हैं इसमें। एक जो मेवात से 100-200 किलोमीटर दूर बैठ करके बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरे हम जैसे लोग जो मेवात के अंदर बीचों बीच बैठे हैं। तो हमको पता है यहाँ क्या करना है, हमारे जाटों को पता है यहाँ क्या करना है, हमारे जाट भाइयों को पता है, हमारे गुजरों को पता है, हमारे अय्यरों को पता है, हमारे राजपूत क्षत्रियों को पता है, सबको पता है क्या करना है। सब एकजुट हैं, इनके कहने से थोड़ी चलेंगे। अरे भाई, तुमने नॉर्दर्न हरियाणा जूते मार मार के इनसे पार्टीशन के समय खाली करा दिया। यहाँ नेहरू जी ने हमारी जान को ये धूमस रोप दिया, तो फिर हम अपनी बहन बेटी नहीं बचाएंगे क्या भाई? हम अपनी बहन बेटी नहीं बचाएंगे क्या? हम अपने खेत खलियान नहीं बचाएंगे क्या? हम अपनी गौ माता को नहीं बचाएंगे क्या भैया? हम अपने मंदिरों को नहीं बचाएंगे क्या? हम तो बात कर रहे हैं अपनी क्षेत्र की, अपनी बहन बेटी की, अपने समाज की रक्षा की। वो एकजुट होके होगी। देखिए, प्रतिहिंसा का भय ही हिंसा को रोकता है। हम हिंसक लोग नहीं हैं। हम किसी के बहन बेटी छेड़ने नहीं जाएंगे, हम किसी की धार्मिक यात्रा पे गोली बंदूक लाठी चलाने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी यात्राएं आराम से निकलें, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, इतनी व्यवस्था तो भाई हमको करके चलनी पड़ेगी ना त्यागी जी, या नहीं करें? तो यहाँ की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। कोई बैठ करके कहीं झज्जर में चौधरी साहब और कहीं कोई अंबाला में बैठ के बयान दे, उसका मेवात से कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, अब बात हो रही है कि अब फिर से एक यात्रा, शोभा यात्रा होगी और फिर से हिंदू आएंगे, तो क्या लगता है संभव है मेवात में फिर से शोभा यात्रा? 1000% संभव है। आपको हम बताते हैं कि हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे सावन के अंदर आपको शिवालयों में सर्वाधिक मिलेंगे, पुरुषों से ज़्यादा मिलेंगे। उस दिन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, एक तो हमारी माताएं बहनें हमारे बच्चों को सब लेके आए थे। इस प्रकार का हमला होगा इसकी अपेक्षा किसी को भी नहीं थी। अब की बार ठीक है, अब तुमने तरीका बता दिया, तो एक भी कोई हमारा भाई कमज़ोर नहीं था वहाँ पे। एक तो पुलिस ने जो भी उनके पास छोटे मोटे साधन संसाधन थे वो बाहर रखवा लिए थे, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, बहन बेटियां, बच्चे बच्चियां बड़ी संख्या में थे। अब की बार हम ध्यान रखेंगे जो पीछे ये लोग, इनका झूठ पे कोई मुकाबला नहीं है साहब, ये तो बियॉन्ड नेक्स्ट लेवल के झूठे हैं। प्रो, आजकल एक शब्द चलता है, तो ये प्रो टाइप के झूठे हैं। तो इनके झूठ आपको मौके पे नहीं दिखाई दे रहे। कोई अपनी बहन बेटियों बच्चियों को लेकर के यात्रा निकालेगा इसलिए कि मैं उनको उकसाऊंगा और वो मेरे पे हमला करेंगे, ऐसा संभव है? तो ये सब झूठ बोलने वाली बातें हैं। इनकी तैयारी थी महीनों से, और मम्मन खान जैसे जिहादी मानसिकता के पॉलिटिकल आदमी की, इनके प्रकार के और लोगों की जांच होनी चाहिए। हथीन में हाफिज सईद के पैसे से एक मस्जिद बनी थी, एनआईए ने बहुत सारे लोगों को डिटेन किया था। हथीन भी मेवात का हिस्सा है, पलवल जिले में, और उस मस्जिद को सीज किया गया था, शायद बाद में उसे तोड़ा भी गया। तो भाई, हाफिज सईद से पैसे लेके आपके यहाँ मस्जिद बन रही है, आप हमको समझाना। ये बजरंग दल ने बोला था कि हाफिज सईद से पैसे लेके मस्जिद बनवाओ? विश्व हिंदू परिषद ने बोला था हाफिज सईद से पैसे लेके मस्जिद बनवाओ? किसने बोला था? ये बेकार की बातें हैं। इनका थॉट यही है कि पहले झगड़ा करो, पूरी तैयारी करो, और नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए विक्टिमहुड प्ले करो, अपनी बेचारगी और लाचारी दिखाओ। झगड़ा करने के बाद, हिंसा होने के बाद आती है कार्रवाई की बात। कार्रवाई में चल रहा है बुलडोजर, ऐसा सरकार का कहना है कि जो हिंसा कर रहा है, जो पत्थरबाजी कर रहा है, उसके घर को पत्थरों का ढेर बना दिया जाएगा और बनाया जा रहा है। तो क्या ये कार्रवाई सही है? ऐसे ही कुछ इलाज होगा दंगइयों का? देखिए, अब देर आए कोई बात नहीं, पर ठीक आ गए, है ना। दूसरी बात क्या है कि ये हिंसा वहाँ तक सीमित नहीं थी। हमारे यहाँ राजस्थान के मेवात से, हमारे रामगढ़ इलाके से, बगल में नगर के एरिया से, कामा के एरिया से बड़ी संख्या में लड़के ये हिंसा करने के लिए गए थे, मेव समाज के। अभी भी हमारे क्षेत्र में बहुत सारे गांवों में हरियाणा नंबर की मोटरसाइकिलें और बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, जिसकी सूचना हम प्रशासन को, हरियाणा के प्रशासन को, पुलिस को पहुंचा रहे हैं। एक तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि त्वरित कार्रवाई करें इन दंगाइयों के विरुद्ध, जो राजस्थान मूल के मेव हैं उनके विरुद्ध भी, और जो यहाँ पे आके बैठे हुए हैं हरियाणा से उनके विरुद्ध भी। दूसरा, ये वहीं तक सीमित नहीं है। दंगा होने के बाद में जब खबर फैलती है तो एक शक्ति सैनी बेचारा, एक सीधा साधा हलवाई की दुकान पे काम करने वाला लड़का, भादस विलेज का, भादस वही गांव है जहां जिहादी मानसिकता के एमएलए मम्मन लादेन का घर है, जहां उनका ऑफिस है। वो, उसको पता लगता है हमारे गुरुकुल पे कुछ होने वाला है, सगा भाई उसका गुरुकुल में काम करता था। वो अपने भाई से मिलने के लिए चुपचाप अकेला पैदल घर से निकलता है और बता के जाता है कि जरा भाई को संभाल आऊँ।
वो लौटता नहीं है। उसके हाथ पैर बुरी तरह से टुकड़े हुए टूटे हुए मिलते हैं, मतलब इतने फ्रैक्चर्स हैं। उसके सिर में धारदार हथियार मिलता है, से कटा हुआ सिर, यहाँ पे चोट मिलती है, और उस बच्चे की हत्या कर दी जाती है बिना कारण। ये चरित्र है इनका। ऐसे ही हमारे यहाँ के बच्चे, 3 बच्चे, झीर महादेव मंदिर है अपना फिरोजपुर झिरका में, बॉर्डर क्रॉस करते ही पहला कस्बा फिरोजपुर झिरका आता है रामगढ़ से। उन बच्चों के ऊपर 200-250 की भीड़ हमला करती है। 281/23 नंबर की एफआईआर फिरोजपुर थाने में दर्ज है। एक दलित बच्चा है, उसकी मोटरसाइकिल जला दी जाती है। 2 और रामगढ़ के बच्चे साथ होते हैं। तो घटनाओं की सीरीज बहुत लंबी है। ये तो कोई भगवान महादेव की कृपा थी कि ज़्यादा लोग उस दिन मरे नहीं। भगवान महादेव ने, माँ काली ने ही शायद हिंदुओं की उस दिन रक्षा की है, और किसी तरीके से लोग बच गए हैं। बाकी सरकार अभी भी उतनी तीव्रता से और उतनी त्वरा से, उतनी इंटेंसिटी से कार्रवाई, जितनी ताकत से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, वैसी अभी तक कार्रवाई हो रही है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है व्यक्तिगत रूप से। आपने मेवात का इतिहास देखा होगा, लगभग 30 वर्ष शायद आप मेवात में रहे हैं। तो क्या इतिहास है? सबसे पहले तो इतिहास जानना बहुत ज़रूरी बन जाता है मेवात का, क्योंकि जब कोई भी बाहर, इस मेवात से बाहर का बंदा कोई भी मेवात का नाम सुनता है तो उसके दिमाग में एक चीज़ चलती है कि मेवात से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, मेवात में हिंसा हो रही है, मेवात में मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। बेसिकली हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड में या इतिहास में जाना पड़ेगा। 2 प्रिंसले स्टेट्स में इनकी बहुत अधिक संख्या थी, एक अलवर और दूसरा भरतपुर। अलवर और भरतपुर में जब राजा राज करते थे, उस जमाने में भी इनके अपराध को लेकर के ये आए दिन राज्य के सामने सिरदर्दी बन जाया करते थे। ऐसा बहुत सारे ग्रंथालयों में, आर्काइव्स में लिखा हुआ है। तो जब पार्टीशन का समय आया तो भरतपुर महाराज बच्चू सिंह जी और अलवर महाराज तेज सिंह जी ने इनको कहा कि भाई अब आपको पाकिस्तान मिल गया, आप यहाँ से जाओ। उसके पीछे कुछ मूलभूत कारण है। आपराधिक मनोवृत्ति के कारण तो अंग्रेजों ने मेव जाति को आपराधिक जाति ऑफिशियली डिक्लेयर घोषित किया हुआ था। उसके बाद क्या होता है, 1926 में तबलीगी जमात का मौलाना कंदलावी यहाँ पे फाउंडिंग करते हैं, जो हरियाणा की तरफ का मेवात है वहाँ पे। और तबलीगी जमात का मुख्य मंतव्य ये होता है कि जो कन्वर्टेड मुसलमानों में, मेव जाति जैसे मुसलमानों में अभी भी कुछ उनके पुरातन हिंदू रीतियां हैं, उनको पूरी तरह से समाप्त करके संपूर्ण मुस्लिम आचार विचार से उनको जीवन जीना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में परंपरा है कि, और हरियाणा के भी बड़े हिस्से में है कि जब शादी होती है तो मामा भात लेके जाता है अपनी बहन के घर, अपनी भांजे भांजियों के विवाह में, और भांजी का भात बड़ा होता है बच्ची का। तो ये लोगों के यहाँ भी भात वगैरह होता था। तो इस प्रकार की परंपराएं समाप्त कैसे की जाएं, बहुत सारी रहन सहन खान पान मिलता जुलता था, उसके लिए बना। वहाँ से जो रेडिकलाइजेशन चालू हुआ तो 1932 में यहाँ पर पहला विद्रोह हुआ, जब इनका एसोसिएशन होता है, यानी अपराध से धार्मिक उन्माद की ओर जो पहली घटना है वो 1932 की है मेवात में, जहाँ पे ये हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा करते हैं और मूनिस्तान या मेविस्तान की ऑफिशियली मांग करते हैं। ये बंटवारे के जितने भी प्रकल्प आप पढ़ेंगे हमारे आर्काइव्स में, उसमें लिखा हुआ है। उसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया अलवर भरतपुर राज्य ने मिलकर के, और वहाँ से अलार्म बज गया। फिर समय समय पर ये बात प्रूव होती रही कि इन्होंने फिर हिंसा की 1947-46 में भी मूनिस्तान या मेविस्तान की डिमांड पर। उसमें इनको जिन्ना की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग ने हथियार, गोला बारूद, पैसा दिया। ऐसा सरदार पटेल और नेहरू जी के बीच में जो पत्राचार हो रहा है पार्टीशन के समय, उसमें सरदार पटेल जी के पत्राचार को भारत सरकार ने ऑफिशियली 1970 के आसपास पब्लिश किया है। उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, तो ये प्रमाण है। फिर जब इन्होंने इतना कर दिया तो जब पार्टीशन के समय राजाओं ने कहा भैया अब तुम पधारो यहाँ से, क्योंकि तुमने बड़ा हमें परेशान किया है। तो ये गुड़गांव तक पहुँच गए। गुड़गांव में रणवीर हुड्डा, जो कि भूपेंद्र हुड्डा के पिताजी थे, जो भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े जाट नेता हैं, वो आते हैं गांधी जी को लेके, और गांधी जी इनको कहते हैं कि भाई तुम कहीं मत जाओ, तुम भले ही आपराधिक जाति घोषित हो, फिर भी मैं तुम्हें कहूँगा, तुमसे आग्रह करूँगा कि तुम अपनी आपराधिक वृत्ति छोड़ दो। मैं सरकार को कहूँगा तुम्हें पढ़ाए लिखाए, मैं सरकार को कहूँगा तुम्हें यहाँ बसाए। तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास बसाने में घनघोर विरोध था सरदार पटेल जी का। इसका उन्होंने अलग अलग पत्रों में जो है वो लिखा है।
और मेवों को वापस बुला करके बसाने पर तो वो इतना कुपित हो गए थे कि उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी कि भाई अगर नेहरू जी आप इनको दिल्ली और सराउंडिंग एरियाज में बसाओगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं भारत का गृह मंत्री नहीं रहूंगा, उप प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा। इतने वो कुपित थे क्योंकि एक बहुत बड़ी वॉयलेंस की, बहुत बड़ी जरायम पेशा गतिविधियों की और बहुत बड़ी एंटी हिंदू गतिविधियों की पूरी ट्रेल बनी हुई थी 1932 से लेके 1947 तक। और बकायदा मेविस्तान या मुनिस्तान की इनके लीडर्स मांग कर रहे थे। भरतपुर और अलवर राज ने वो चलने दी थी प्रिंसले स्टेट्स ने, और उन्होंने अपने राज्य और अपनी जनता को संरक्षित किया। वहां पे बकायदा एक जगह सरदार पटेल ये भी लिखते हैं कि इनको वापस बुला करके बसाने से हमारे जाट और राजपूतों में विद्रोह खड़ा हो जाएगा इनके विरुद्ध, और उससे ऐसी आग लगेगी कि उस आग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये सारे ऑन रिकॉर्ड हैं बातें। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 1932 से लेकर 47 तक, मतलब ये सब मेविस्तान की मांग। लेकिन अगर आज के मेवात की हम बात करें तो वो तो कहते हैं मेवात तो भाईचारा का संदेश देता है। हाँ, इनके भाईचारे के बारे में सरदार पटेल जी ने काफ़ी कुछ लिखा है जो मैं तथ्यात्मक रूप से आपको बता रहा हूँ। चूंकि इस प्रकार के इंटरव्यूज़ में रेफरल बात ही हम कर सकते हैं, कभी आप विस्तार से चर्चा करेंगे तो मैं आपको एक एक पृष्ठ, एक एक अक्षर, एक एक तारीख सब बताऊंगा, क्योंकि मैंने सब पढ़ा है और सबके बारे में मेरे पास में पुख्ता जानकारी है, और सारे दस्तावेज भारत सरकार के ग्रंथालयों में रखे हुए हैं और भारत सरकार के द्वारा पब्लिश्ड हैं। तो ये भाईचारे में बहुत सिंपल है, यहाँ का भाईचारा एक तरफा है जहाँ पे चारा हिंदू हैं और भाई हैं। तो क्या लगता है, मेरा आखिरी सवाल है कि कुछ समाधान होगा मेवात का, कि या हिंदू पलायन करता रहे? देखिए, ये हमारी अपनी लड़ाई है। हम सरकारों के भरोसे बैठ के पंगु तरीके से जीवन जीना छोड़ें हम लोग। ये भी राजस्थान का मेवात में आप बैठे हो, यहाँ 3-3 मेव एमएलए हैं, उनके पास मंत्रियों के और कैबिनेट मंत्रियों की सुविधा है, मतलब डिक्लेयर्ड मंत्री हैं। उसके बावजूद भी हम प्रतिरोध से जीवित हैं और हम अपने हिस्से की जमीन को यहाँ पर बचा करके बैठे हुए हैं और हम अपने प्रतिरोध को कायम रखे हुए हैं। तो हमको अपनी लड़ाई सरकारों के सिर्फ भरोसे न रह करके हमें अपना इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, हमें अपने संस्थान और संस्थाएं खड़े करने पड़ेंगे, हमें अपनी ताकत से अपनी जगह को बचाना पड़ेगा, अपने मंदिरों को बचाना पड़ेगा, अपनी बस्तियों को बचाना पड़ेगा, अपने खेत खलिहान को बचाना पड़ेगा। ये युद्ध हमारा है और हमें आंख में आंख डाल करके ये युद्ध लड़ना भी है और जीतना भी है। हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ थे जय आहूजा जी, जो रामगढ़ के रहने वाले हैं और मेवात के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, क्योंकि ये मेवात के निवासी हैं। इन्होंने जो बताया मेवात का इतिहास, वो आपको समझ आया तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। उनकी बातों से कितना सहमत हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।